नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका सभी का स्टडी विथ जोगेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसी प्रोग्राम हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो हम यूरोप में पुनर्जागरण का अध्ययन करेंगे। तेरहवीं से 16वीं शताब्दी के मध्य कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां पैदा हुई जिससे मनुष्य को चेतना युक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण का काल 1350 से 1550 ईस्वी को माना जाता है। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग जो रेनेसां शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है, जिसका प्रथम प्रयोग इटली के वेसारी ने किया था। 16वीं शताब्दी में स्थापत्य और मूर्तिकला में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए इन्होंने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विद्वान दीदरो ने भी कला साहित्य हुए परिवर्तनों के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। पुनर्जागरण का जन्म स्थल है वो इटली को माना जाता है। इटली पुनर्जागरण का जन्म स्थान होने के निम्नलिखित कारण है। विदेशी व्यापारी का प्रमुख केंद्र होना, इटली की भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल थी, जिसे अरब और यूरोपीय व्यापार उधर लाया गया। माल अधिकांश इटली में बिकता था। एशिया की वस्तु यूरोपीय देशों में व्यापार के लिए जाती, जिसे इटली एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। समृद्ध नगरों की स्थापना हुई। समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय होना, पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क इटली का होना, इटली की प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली होना, कुस्तुनिया के पतन द्वारा इटली में आश्रय लेना, यूरोप के प्रवेश द्वार कुस्तुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो जाना भी इटली पुनर्जागरण का जन्मस्थल माना जाता है। और शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होने के कारण इटली प्रमुख स्थल माना जाता है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण की विशेषता है। पुनर्जागरण मध्ययुगीन मजहब और परंपराओं के स्थान पर तर्कयुक्त चिंतन की विचारधारा को बढ़ावा देना पुनर्जागरण की विशेषता है। पुनर्जागरण ने मानव जीवन के महत्व को स्वीकार किया। प्रादेशिक भाषाओं, लौकिक साहित्य का विकास हुआ, नवीन भौगोलिक खोजें हुई, सहज सौंदर्य की उपासना पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण विशेषता है। विचारों की पुष्टि के लिए नवीन प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे मानव उपयोगी वैज्ञानिक अन्वेषण हुए। यूरोप में पुनर्जागरण के निम्नलिखित कारण है। क्रूसेड, यह ईसाई और मुस्लिम के पवित्र स्थल जेरूसलम को लेकर 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम जगत और ईसाई जगत के मध्य होने वाले युद्ध को क्रूसेड कहा जाता है। व्यापारिक समृद्धि, पुनर्जागरण सबसे बड़ा कारण व्यापार का विस्तार होना था। कागज और मुद्रण का आविष्कार, पंद्रहवीं शताब्दी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया। और 1477 में कैक्सटन ने ब्रिटेन में छापेखाने की स्थापना का आविष्कार प्राचीन यूनान की नवीन विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुटेनबर्ग के पुस्तकालय में छपी पुस्तकों से आम जन पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, जिससे बौद्धिक लालसा लोगों की शांत हुई। कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना, तुर्कों ने पूर्व रोमन की राजधानी कुस्तुनिया पर 1453 में अधिकार कर लिया। तुर्कों पर कुस्तुनिया के अधिकार हो जाने के कारण यूरोप में भारत आदि पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापार में समृद्धि हुई। मंगोलों का इसके साम्राज्य का पतन होना, पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। बात करें साहित्य क्षेत्र में तो पुनर्जागरण के काल से पहले यूरोप में साहित्य का सर्जन केवल लैटिन भाषा और यूनानी भाषा में होता था। देशी व क्षेत्रीय भाषा असभ्य मानी जाती थी। पुनर्जागरण के काल में साहित्य का सर्जन
पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, डच व स्वीडन नामक क्षेत्रीय भाषा में भी हुआ था। साहित्य की प्रमुख विषय चर्च थी। पुनर्जागरण काल में मजहबी विषयों पर, मनुष्य के स्थान पर, मनुष्य के जीवन और इसके क्रियाकलाप पर महत्वपूर्ण अधिक ध्यान दिया गया। अब साहित्य की आलोचना प्रधान मानवता व व्यक्तिवादी हो गई थी। इटली के फ्लोरेंस निवासी दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, जिसकी रचना डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें ईसाई कहानियों व मजहबी शास्त्रों का पर चर्चा की है। दांते की दूसरी रचना डी मोनार्के माना जाती है। ये राजनीतिक पुस्तक है और जिसमें पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व पर इटली के एकीकरण की बात कही गई है। दांते की एक अन्य रचना पित्तानो है, जो प्रेम गीत का संग्रह माना जाती है। फ्रेंच को पेटार्क, जिसने प्रेम पर गीत लिखे हैं, पेट्रार्क को मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति माना जाता है, इसलिए उसे मानववाद का जनक माना जाता है। पेटार्क के शिष्य बोकाशियो की सर्वश्रेष्ठ रचना डेक्रोमोन है, जिसमें 100 कहानियों का संग्रह है। दूसरी उसकी रचना जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स है। फ्रांस में पुनर्जागरण साहित्यिक रचना रेबेल्स और मोंटेन की है। की रचना पांगेलाउ और गांगेताउ वैचारिक साहित्य पर एक ताज़ी हवा के रूप में फ्रांस को नई स्फूर्ति मिली, इसीलिए उसकी पहली पुस्तक नया संदेश कहा जाता है। अंग्रेजी कालीन कवि में बात करें तो अंग्रेजी काव्य का पिता जोसेफ चौसर को माना जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण कृति कैंटेरबरीज को माना जाता है। चौसर के बाद टॉमस मूर, जिसने अपनी पुस्तक यूटोपिया में एक आदर्शवादी समाज के रूप में कल्पना की गई है। शेक्सपियर की जो एक महान नाटककार व कवि माना जाता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ शेक्सपियर की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हैं। साहित्यकार एडम स्पेंसर का फेरी क्वीन और क्रिस्टोफर मार्लोम द मूरलैंड ग्रेट एंड द जू ऑफ माल्टा द फर्स्ट जैसी कृतियाँ ने भौतिकवाद की छवि दिखाई देती है। हॉलैंड के इर्समस की प्रमुख कृति इन प्रेज ऑफ फोली माना जाता है। स्पेन के सर्वेंटीज ने डॉन क्विटोज नामक पुस्तक की रचना की है। फ्रांस के मार्सिगो कृति डिफेंडर ऑफ पीस में पोप की राजनीतिक हस्ते भूगोल माना गया है। मैकियावेली की द प्रिंस में चिंतन व मजहब के निरपेक्षीकरण की बात की गई है। मैकियावेली ने राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इस कारण इसको आधुनिक चाणक्यमयी कहा जाता है। यूरोप के पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव। इस काल में हर क्षेत्र में पुरानी परंपरा को त्यागा गया और स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में चित्रकारों ने मजहबी विषय वस्तु को छोड़ा और ईसा और मरियम की चित्रों का प्रस्तुतिकरण मानवीय और लौकिक था। प्लास्टर और लकड़ी के फलक के स्थान पर कैनवास का इस्तेमाल हुआ। तेल चित्रों की परंपरा शुरू हुई। इस काल में लियोनार्डो दा विंची एक महत्वपूर्ण चित्रकार और मूर्तिकार माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के अलावा वैज्ञानिक, गणितज्ञ और इंजीनियर और संगीतकार भी था, जिसके चित्रों में लॉर्ड सफर और द मोनालिसा महत्वपूर्ण है। लॉर्ड सफर में ईसा मसीह और उसके अनुयायी केवल व्यक्ति नहीं, जीवन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोनालिसा सुंदर स्त्री का चित्र नहीं है, बल्कि उस साधारण सी दिखाई पड़ने वाली महिला की रहस्य मुस्कान का एक दर्शकों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। वर्जिन ऑफ रॉक्स, लियोनार्डो दा विंची वर्जिन मेरी और शिशु ईसा मसीह का लावण्य का चित्रण महत्वपूर्ण चित्र है। माइकल एंजेलो उस टाइम का महत्वपूर्ण चित्रकार था। माइकल एंजेलो ने पोप की वेटिकन स्थित सिस्टाइन चैपल की छत पर उसने बाइबल की सृष्टि प्रलय तक की कहानियों का चित्रण किया है। उसने सबसे महान चित्र
लास्ट जजमेंट को माना जाता है, जिसमें मनुष्य के भय और अंतक के से ग्रस्त होने तथा ईश्वर के प्रेम और दया की कोई आशा नहीं। राफेल द्वारा निर्मित मेडोना का दिव्य नारित्व सजीवता की महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। एंजेलो जो महत्वपूर्ण चित्रकार था, एंजेलो की 15 फुट की पेता की प्रसिद्ध मूर्ति पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला प्राचीन और यूनान और रोम की इस स्थापत्य के यूनान से स्तंभ और क्षैतिज रेखाएं, रोमन से गुंबद और मेहराब विशालता प्राप्त हुई है। इसका उदाहरण फ्लोरेंस का कैथेड्रल और संत पीटर का गिरजाघर माना जाता है। पुनर्जागरण का विज्ञान पर प्रभाव भी पड़ा। पुनर्जागरण फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताते हुए ज्ञान की प्राप्ति, प्रेक्षण और प्रयोग का निश्चय करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक 16वीं शताब्दी से तो यूरोप का वैज्ञानिक क्रांति युग प्रारंभ होता है। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को बाइबल के विरुद्ध मानकर पादरियों ने उसे जिंदा जला दिया था। जर्मन खगोलविद जॉन केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणितीय प्रमाणों द्वारा पुष्ट भी किया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गणितज्ञ आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक देकार्त ने बीजगणित पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।